नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। कई सारे लोग तो मेरी टी शर्ट के पीछे पड़ गए। 2 दिन शर्ट पहन के क्या पढ़ा लिया, सभी ये पूछने लगे सर टी शर्ट कहाँ है, टी शर्ट कहाँ है। आ गई है भाई टी शर्ट, टेंशन ना लीजिए, ऐसा कुछ होगा तो जरूर बताऊंगा आपको। फिलहाल आज के करेंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। आज के करेंट अफेयर्स में काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे करेंट अफेयर्स का अकाल सा पड़ जाता है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है, बहुत ढूंढने के बाद भी बहुत कम न्यूज मिल पाई है, लेकिन फिर भी जो भी है वो आपके सामने है। एक क्वेश्चन आपके सामने है कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, अभी तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने ही थे 1 साल पहले, फिर चेंज हो गए। क्या हो गए तो हो गए, अब उन्हें याद करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एक नई पहल सहकार कूप ट्यूब NCDC चैनल का शुभारंभ किया है। आपको ये YouTube पर देखने को मिल जाएगा, सहकार कूप ट्यूब ये चैनल है। उसमें जो वीडियोज डाले गए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि कैसे सहकारी समिति बनाई जाती है, युवा उसमें कैसे भागीदारी कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है, फलाना फलाना आप इसमें देख सकते हो, ताकि और ज्यादा जो युवा हैं उनको सहकारी समितियों से जोड़ा जा सके और आगे लाया जा सके। भारत जैसे देश में जहां पर एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर शुरुआत में हमारे पास नहीं था, लेकिन हमें अपने आर्थिक नियोजन को आगे लाना था और साथ साथ हमें ग्रो भी करना था, तो ऐसे में सहकारी समितियों ने बहुत बड़ा रोल निभाया। सहकारी समिति कोई भी संगठन मिलकर बना सकता है, 10-5 व्यक्ति जो भी हो वो मिलकर एक सहकारी समिति बना सकते हैं। सहकारी समितियां एक तरह से आप समझ सकते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं या प्रोडक्शन कंपनियां होती हैं। छोटी छोटी कंपनियों को ही सहकारी समिति आप कह सकते हो, जिसमें कुछ लोग मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। अधिकतर सहकारी समितियां जो हैं वर्तमान समय में 10 लाख से अधिक सहकारी समितियां जो हैं छोटी बड़ी मिलाकर वो भारत के अंदर काम कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सहकारी समितियां होती हैं ये अक्सर कृषि क्षेत्र में, दूध या डेयरी क्षेत्र में आपको काम करती हुई नजर आएंगी। इसमें होता क्या है कि कम लागत लगती है, रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं कोई व्यापार करने जाऊंगा तो मुझे खुद पूरा पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप भी मेरे साथ आ जाएंगे, व्यापार करेंगे, तो पैसा आएगा तो दोनों को मिलेगा, नहीं आएगा तो दोनों को डूबेगा, लेकिन उतना पैसा तो नुकसान नहीं होगा ना एक पर्टिकुलर आदमी को। तो एक तरीके से रिस्क फैक्टर कम हो जाते हैं इसमें, और क्योंकि कई सारे लोगों की जो मेहनत होती है, मैन पावर आ जाती है, तो उसके लिए भी आपको खर्च नहीं करना पड़ता, तो बहुत आसानी से छोटे छोटे जो चीजें हैं वो ग्रो कराई जा सकती हैं। तो इसमें जो युवा है, युवा वर्तमान समय में भारत का युवा देखा जाए तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, तो उनको बेरोजगारी का एक समस्या का हल करने के लिए इस तरह से सहकारी समिति से उनको जोड़ने के लिए बात की गई है। और इसमें इस चैनल के माध्यम से उनको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप सहकारी समिति बना सकते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल इसका उद्देश्य किसानों और युवाओं को सहकारी समितियों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। सहकारिता के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसी सहकारी संस्था या समिति के गठन और पंजीकरण हेतु 18 विभिन्न राज्यों के लिए हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में NCDC द्वारा निर्मित मार्गदर्शक वीडियो भी लॉन्च किए हैं। YouTube प्लेटफॉर्म पर चलने वाले सहकार कूप ट्यूब चैनल की शुरुआत, कूप का मतलब है कोऑपरेशन, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, गुजरात, पंजाब व कर्नाटक राज्यों में की गई है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की बात करें यानी कि NCDC की बात करें तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1963 को संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। NCDC का उद्देश्य कृषि उत्पादन, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन व सहकारी सिद्धांतों पर उत्पादित कुछ अन्य अधिसूचित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात, आयात, मतलब कि उसका प्रोडक्शन से लेके उसको पूरा मार्केटिंग तक लेके जाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। NCDC सहकारी क्षेत्र हेतु शीर्ष वित्तीय एवं विकासात्मक संस्थान के रूप में कार्यरत एकमात्र सांविधिक संगठन है, यानी कि अगर आपको लोन की जरूरत है तो ये लोन भी प्रोवाइड कराएंगे, आपको कोई चीजें सीखनी है, कोई नया प्रोडक्शन बनाना है तो उसके लिए भी ये आपकी मदद करते हैं।
संगठन एवं प्रबंधन की बात करें तो निगम की नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण करने के लिए निगम का प्रबंधन एक व्यापक प्रतिनिधित्व वाली 51 सदस्यीय सामान्य परिषद में होता है तथा दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों को निष्पादित करने के लिए एक 12 सदस्यीय प्रबंध मंडल में निहित है। अपने प्रधान कार्यालय के अलावा इसका प्रधान कार्यालय आपका दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसके 18 क्षेत्रीय और राज्य निदेशालय के माध्यम से ये कार्य कर रहा है। वर्ष 1963 में 22 करोड़ रुपए के छोटे से अमाउंट से शुरू किया था इसने, और आज 2019-20 के दौरान इनका जो अमाउंट है वो 28,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। टर्नओवर यहां तक पहुंच चुका है। एनसीडीसी ने पिछले 6 वर्षों में काफी ज्यादा प्रगति की है। अगली जानकारी है सेबी के जो चेयरमैन है अजय त्यागी जी, उनका टर्म बढ़ा दिया गया है और अब उनका जो टर्म है वो फरवरी 2022 तक कर दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के प्रमुख का कार्यकाल बढ़ा दिया है। इनका कार्यकाल इस साल सितंबर के आखिर में खत्म हो रहा था। केंद्र सरकार ने त्यागी के कार्यकाल को फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने इससे पहले त्यागी के कार्यकाल को इसी साल फरवरी में 6 महीने के लिए बढ़ाया था। तब उनका पहला 3 साल का कार्यकाल खत्म होने के करीब था। उनका कार्यकाल 1 सितंबर 2020 में से 28 फरवरी 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। आमतौर पर सेबी के प्रमुख का कार्यकाल 2 साल तक के लिए बढ़ाया जाता है। तो सेबी के प्रमुख हैं अजय त्यागी, अब इनके कार्यकाल को विस्तार दिया गया है। सेबी के बारे में एक इंपॉर्टेंट न्यूज, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अजय त्यागी का कार्यकाल बढ़ाया गया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज ये थी कि सेबी क्या करती है, ये बाजार का नियामक है। यानी कि चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे आपका कैपिटल मार्केट हो, चाहे आपका शेयर मार्केट हो, उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो भी कंपनियों का ऊपर नियमन करना होता है, जो भी उनके ऊपर रेगुलेशन लगाने होते हैं, वो सेबी लगाता है। तो सेबी के ऊपर काफी बर्डन आता था। तो ऐसे में इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट सेक्टर को अलग करके एक नई अथॉरिटी को दे दिया गया और उस अथॉरिटी का नाम रखा गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जिसको अभी हाल ही में गांधीनगर गुजरात में डेवलप किया गया। इसका गठन IFSCA एक्ट यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट द्वारा डेवलप किया गया है। और ये जो है, ये जितने भी रेगुलेशंस आते थे RBI, सेबी और पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके अंतर्गत जो भी काम आते थे वो उनका बर्डन हल्का करने के लिए इसको लिया गया है। इसमें 9 सदस्यीय मेंबर होंगे जिनको 3 साल के लिए कार्य पर दिया जाएगा। सेबी की बात करते हैं तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी, जबकि उसको वैधानिक मान्यता जो है वो 30 जनवरी 1992 को मिली है। वर्तमान समय में अजय त्यागी इसके हेड है और संस्थापक तो भारत सरकार है ही। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इनसे जुड़ी हुई एक न्यूज अभी SSC ने पूछ लिया था एग्जाम में कि सेबी का अभी हाल ही में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया, कार्यकारी निदेशक। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बबीता रायडू को अभी हाल ही में बनाया गया है और इस बात को मैंने कई बार रिपीट भी किया। तो अभी आपको क्या इंपॉर्टेंट मिला यहाँ पर? इंपॉर्टेंट ये है कि ये चीज मैंने आपको बताई थी कि गुजरात के गांधीनगर में अभी हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का डेवलपमेंट किया गया है, जो सेबी से इंश्योरेंस सेक्टर और कैपिटल मार्केट का बर्डन अपने ऊपर ले लेगा। यानी कि अब से इंश्योरेंस सेक्टर और कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटर होगा, अभी तो फिलहाल पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, लेकिन अब इसका जो रेगुलेटर होगा वो इसका होगा, इप्स का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है मनोज सिन्हा। 2017 के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में बहुत अच्छे बहुमत से सरकार मिली। उसी का परिणाम यह है कि योगी आदित्यनाथ वर्तमान समय में आपके मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब योगी मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा चल रही होगी तो चल रही थी तो आपको याद होगा बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा था। कभी किसी को मुख्यमंत्री बनता देखा जा रहा था, कभी कोई मुख्यमंत्री बनता हो जा रहा था। तो ऐसे में एक नाम सबसे आगे चल रहा था, मनोज सिन्हा का। मनोज सिन्हा इतना खुश भी हो गए थे बेचारे की वाराणसी तक चले भी गए थे मंदिर में पूजा करने के लिए, लेकिन फिर बाद में योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। तो ऐसे में इनको एक बड़ा पद देने की बात हो रही थी। हाल फिलहाल मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। जम्मू कश्मीर क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश और पिछले साल 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा अनुच्छेद 370 को हटाया गया था और इसका 1 साल पूरा होते ही गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया। गिरीश चंद्र मुर्मू ने अचानक इस्तीफा दिया है, जो वहां अभी तक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। दिन भर उन्होंने अपना काम किया और शाम के टाइम में अपने इस्तीफे की घोषणा की। ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया जाएगा और वो राजीव महर्षि की जगह लेंगे, जो कि अभी हाल ही में रिटायर होने वाले हैं।
गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में काफी समय से ये बात हो रही थी कि उन्हें केंद्र में भेजा जाएगा, और अंततोगत्वा ये देखने को भी आया कि उनका वहां से इस्तीफा आया और उसके बाद उसको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने एक्सेप्ट किया, और फिर मनोज सिन्हा जी को, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सांसद हैं, उनको वहां पर यानी कि जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया है। तो अब आपके जो नए कंट्रोलर ऑडिटर और जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो आपको देखने को मिलेंगे वो हो सकता है कि गिरीश चंद्र मुर्मू हो। अभी मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी न्यूज सुनने में आई है, ऐसा न्यूज कई आर्टिकल पढ़ने हुए बाद मुझे पता चला है। गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में बात करें तो अभी हाल ही में इन्होंने 4G और चुनावों के ऊपर बयान दिए थे, जिसके बाद इन्हें चुनाव आयोग की लताड़ लगी थी कि भाई आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि चुनाव कब होंगे, चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। और 4G स्पेक्ट्रम के बारे में भी इन्होंने बात किया था कि बहुत जल्दी वो 4G स्पेक्ट्रम जो होंगे जम्मू कश्मीर में लेकर आएंगे। तो इसके बारे में केंद्र सरकार ने उनसे कहा था कि बिना किसी पूर्व घोषणा के आप प्लीज बयान मत दिया करिए। तो ये भी एक वजह मानी जा रही है कि शायद उन्हें वहां से वापस बुलाया जा रहा है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, और इससे मनोज सिन्हा भी खुश हो जाएंगे क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री बनने की देख रहे थे, लेकिन अब वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल होंगे। उनकी नियुक्ति इस पद से इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर की गई है। मुर्मू का इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार करने के बाद यह घोषणा की गई है। सिन्हा ने लोकसभा में 3 बार पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा सिन्हा रेल राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अगली जानकारी है थेंजावल गोल्फ सिटी, एक गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन अभी हाल ही में मिजोरम में किया गया, और इसका उद्घाटन संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह ने किया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक गोल्फ कोर्स है जो भी आपका मिजोरम में बनाया जा रहा है, और इसके जरिए कई सारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आने वाले समय में आपको मिजोरम में देखने को मिल सकती हैं। यह परियोजना भारत के सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बनाई गई है। किस योजना के अंतर्गत बनाई गई है? स्वदेश दर्शन योजना के तहत कार्यान्वित की गई है। थेंजावल गोल्फ कोर्स भारतीय लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण गोल्फ अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करेगा। कनाडा स्थित गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चरल फर्म ग्राम कुक एंड एसोसिएट ने 105 एकड़ के कुल साइट क्षेत्र और 75 एकड़ के प्ले एरिया के साथ मिजोरम के थेंजोल में एक गोल्फ कोर्स डिजाइन किया है। वह एक 18 होल गोल्फ कोर्स है जिसमें रेनबर्ड यूएसए द्वारा साझा फेयरवे और स्वचालित स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली है। तो एक तरह से आपको बस इतना याद रखना है कि अभी हाल ही में थेंजावल गोल्फ रिसोर्ट कहां बनाया गया है? मिजोरम में। मिजोरम के बारे में जो कुछ और याद रखना है वो कुछ इस तरीके से है कि मिजोरम कैबिनेट ने अभी हाल ही में स्पोर्ट्स को उद्योग का दर्जा दिया है, और ये करने वाला मिजोरम भारत का पहला राज्य है। मिजोरम जो है वो चापचारकूट उत्सव मनाता है, एक फसल उत्सव है। ये 6 मार्च 2020 को मनाया था। झारखंड का झरिया अभी हाल ही में विश्व के सबसे पोल्यूटेड शहरों में यानी कि सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से आया, जबकि भारत की बात की जाए तो लुंगलेई भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर है, जो कि आपका मिजोरम में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की रिपोर्ट, इंडिया इंटरनेशनल की रिपोर्ट। और मिजो गर्ल है लाल रेमसियामी जी, मिजोरम से बिलोंग करती हैं लाल रेमसियामी, जिन्हें अभी FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अपना जो ये दोनों राज्य ही 20 फरवरी 1987 को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा, PS श्रीधरन पिल्लई गवर्नर है। कैपिटल आप सभी को पता है आइजोल, एंड स्टेट एनिमल सुमात्रन सिरो, और बर्ड है तीतर, स्टेट बर्ड तीतर है, और स्टेट ट्री है मेजुआ फेरेरा जिसे नाग केसर भी वहां कहा जाता है, और स्टेट फ्लावर है रेनानथेरा। सीधे सीधे सेनहड़ी पढ़ लो। सेनहड़ी के जो फूल होते हैं ये पहाड़ी प्रदेशों में आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगली जानकारी है पुस्तक के बारे में बात करते हैं तो यतीश यादव जी की एक पुस्तक नजर आ रही है जिसका नाम रखा गया है रॉ, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। इस पुस्तक में रॉ के जासूसों द्वारा 2 देशों की सीमाओं यानी कि 2 देशों के बीच में जासूसी करने के लिए जो छुपे हुए ऑपरेशन होते हैं उनके बारे में इस पुस्तक को लिखा गया है। और इस पुस्तक को पढ़ने से आपको यह जानकारी हो जाएगी किस तरीके से जासूसों को मेहनत करनी पड़ती है। तो हाल फिलहाल ये पुस्तक लिखी है यतीश यादव, जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार और यतीश यादव द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इस नई किताब में भारत की जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्य संचालन की एक झलक मिलेगी, जिसमें बताया गया है कि किस तरह जासूसी कम्युनिटी में ग्रे दीवारों के पीछे वास्तव में कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। यह पुस्तक एक गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और बताती है कि अपरिवर्तित क्षेत्र में गुप्त संचालन कैसे किया जाता है और वास्तविकता को दिखाने के लिए उसे कैसे बुना जाता है कि वो वास्तविक दिखे। इसके अलावा अभी तक जनवरी से लेकर अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनका कलेक्शन मैंने आज आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे जरूर पढ़ लीजिए। मैं कुछ टिक कर रहा हूं, उनको जरूर याद रखिएगा।
जैसे एक कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, अपूर्व कुमार सिंह की पुस्तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िए, इसको जरूर याद रखिए कि ये पुस्तक किसने लिखी है। द ब्लूमबरी एंथोलॉजी द ग्रेट इंडियन पोएम, एक और इंपॉर्टेंट बुक, एंड द कर्म योद्धा ग्रंथ, ये अमित शाह ने विमोचन किया था, इसको लिखा नहीं था। बलवा मुख्तार अब्बास नकवी। इसके अलावा आप जो भी पुस्तक है उन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी आप इधर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद वाली काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 एंड 19। आपको याद सारी करनी है, लेकिन जिन पे मैं टिक लगा रहा हूं वो आपको निश्चित तौर पे याद करनी है। द विनिंग सिक्सर लीडरशिप लेसन टू मास्टर डब्ल्यू वी रमन एंड रिलेंटलेस, इस यशवंत सिन्हा की पुस्तक थी ये। और ह्यूमन डिग्निटी ए पर्पज इन परपेट्यूटी, ये अश्विनी कुमार की है। इसके अलावा एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर दिस ईयर, इस साल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। और सत्यार्थ नायक की श्रीदेवी पर लिखी हुई पुस्तक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भालचंद मुंगेकर द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसिंग इन एक्शन चंद्र सुता डोगरा इंपॉर्टेंट है। और कौन सी रह गई, लीगेसी ऑफ डेथ ऑफ जीसस नहीं, हाँ इनविंसिबल, तरुण विजय की मनोहर पारिकर पर लिखी गई पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट। तो जिन पर मैंने टिक किया है मुश्किल से 8-10 किताबें होंगी, ये इस साल की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको आपको जरूर 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 याद रखना है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी कुछ इस तरीके से है कि अभी हाल ही में स्मृति ईरानी यानी कि पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव परमेश्वरन अय्यर द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम है, संपादित पुस्तक है द स्वच्छ भारत क्रांति का हिंदी में अनुवाद किया गया है, वैसे स्वच्छ भारत की क्रांति के रूप में प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक को आधिकारिक तौर पर केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कपड़ा और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। स्वच्छ भारत क्रांति एसबीएम की विविध श्रेणी की हितधारकों और योगदानकर्ताओं द्वारा 35 निबंधों के माध्यम से एसबीएम की उल्लेखनीय यात्रा को व्यक्त करता है, स्वच्छ भारत मिशन की उल्लेखनीय यात्रा को व्यक्त करता है। तो फिलहाल इसकी सामाजिक क्रांति अपना दृष्टिकोण साझा करती है। आपको सिर्फ याद रखना है स्वच्छ भारत क्रांति किसकी द्वारा लिखी गई है, यह पुस्तक परमेश्वरन अय्यर द्वारा संपादित की गई है। अब बारी है आज के हमारे न्यूज फटाफट की। हिरोशिमा डे, आप सभी को पता है 6 अगस्त 1945 विश्व इतिहास में एक काला दिवस। 9 अगस्त 1945 वो भी विश्व इतिहास में एक काला दिवस। अब तक परमाणु बमों का 2 बार इस्तेमाल किया गया है, और एक 6 अगस्त और एक 9 अगस्त को। 6 अगस्त को किया गया था हिरोशिमा पर, एक लिटिल बॉय नाम का गिराया था। इसके अलावा एक फैटमैन नाम का 9 अगस्त को नागासाकी पर अमेरिका ने गिराया था। तो हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक है। यह भयावह घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया था। इस दिन को परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाता है। और एक और विस्फोट है, ये माना गया कि इस तरह का जो विस्फोट हुआ, लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था बंदरगाह पर, लेबनान की राजधानी बेरूत के बंदरगाह पर। वहां पर 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट फट गया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 4000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये धमाका इतना ज्यादा जबरदस्त था कि इसको माना गया है कि ये जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम फेंके गए थे उसका 1/20वां हिस्सा था। 2450 टन अमोनियम नाइट्रेट मायने रखता है भाई। तो लेबनान की राजधानी बेरूत में भीषण विस्फोट हुआ है, 4000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। विस्फोट इतना तेज था कि इसका झटका पूरे बेरूत में महसूस किया गया। इसके असर से कई मकान ध्वस्त हो गए और खिड़कियों के शीशे टूट गए। बेरूत से 240 किलोमीटर तक साइप्रस द्वीप में भी इस धमाके की आवाज सुनी गई, और राष्ट्रपति माइकल एयन ने कहा है कि गोदाम में असुरक्षित ढंग से रखे गए 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट के कारण यह विस्फोट हुआ है। लेबनान जो लगभग 15 साल गृह युद्ध में फंसा रहा, फिर उसके बाद सीरिया के हमले, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या के बाद वापस ये पटरी पर आया ही था। अभी एक पिछले साल मुझे लगता है कि अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ पे नई सरकार चुनी गई जो लगातार आर्थिक नियोजन का काम कर रही थी, और उसके बाद इतना बड़ा विस्फोट। तो लगातार इस देश के साथ कुछ ना कुछ गलत होता चला जा रहा है। आइए आपको लेबनान घुमाते हैं। लेबनान क्या है? लेबनान अगर आप गौर से देखें तो ये मिडिल ईस्ट है आपका, नीचे अफ्रीका है, और ये छोटा सा देश भूमध्य सागर के पास है, मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ लेबनान। इसके बगल में आपको सीरिया देखने को मिल जाएगा, और ये मिडिल ईस्ट एशिया में। आई थिंक आप क्लियर समझ गए होंगे कि कहां पर है। भारत ये है, इधर आप जाओगे तो ये भूमध्य सागर के पास है लेबनान। ये छोटा सा देश है। लेबनान मध्य पूर्व में एक देश है, और ये इसकी राजधानी बेरूत है।
मुद्रा यहाँ पे चलती है लेबनानी पाउंड। वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं माइकल ऑन है। लेबनान आधिकारिक रूप से लुबनान गणराज्य बोला जाता है। पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। इसके उत्तर और पूर्व में सीरिया और दक्षिण में इजराइल स्थित है। अगली जानकारी है नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का अभी हाल ही में निधन हो गया। उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख राजनेता और पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया है। उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें डेविड ट्रिम्बल के साथ 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का अभी हाल ही में निधन हुआ, वो किस देश से बिलोंग करते थे? तो वो आयरलैंड से बिलोंग करते थे। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। स्वच्छ भारत क्रांति एसबीएम के लिए कई प्रकार के हितधारकों और योगदानकर्ताओं द्वारा कितने निबंधों के माध्यम से ये पुस्तक अपने एसबीएम की यात्रा को व्यक्त करती है, यानी स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा को व्यक्त करती है? तो ये 35 निबंध इसमें है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा एक नई पहल सहकार क्यूब ट्यूब NSCDC चैनल का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री हैं। और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रमुख वर्तमान समय में कौन है? अजय त्यागी। इनका कार्यकाल फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसको जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो वो है मनोज सिन्हा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अधीन किस राज्य में थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया? मिजोरम में। और किसके द्वारा रॉ ए हिस्ट्री इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन सीरीज पुस्तक लिखी गई है? तो यतीश यादव द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और किस दिन को हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के प्रतीक मनाते हैं। और पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया। वो किस द्वीप के राजनेता थे? तो आयरलैंड के थे। और लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत, जहां पर अभी एक भीषण धमाका देखने को मिला। अब बारी है आज के क्विज की। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा एक नई पहल सहकार कूप ट्यूब NCDC चैनल का शुभारंभ किसने किया है? तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। स्वच्छ भारत क्रांति एसबीएम के लिए कई प्रकार के हितधारकों और योगदानकर्ताओं द्वारा किसके माध्यम से, कितने निबंधों के माध्यम से एसबीएम की यात्रा को व्यक्त किया गया है? तो स्वच्छ भारत क्रांति एक पुस्तक है जो अभी हाल ही में स्मृति ईरानी द्वारा विमोचित की गई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के प्रमुख कौन है? वर्तमान समय में अजय त्यागी हैं। और उनका कार्यकाल में अभी हाल ही में विस्तार किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसको जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो वो है मनोज सिन्हा जी को अभी हाल ही में उपराज्यपाल बनाया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अधीन किस राज्य में थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का संचालन किया जा रहा है? तो वो है मिजोरम। और किसके द्वारा रॉ हिस्ट्री इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन सीरीज पुस्तक लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है यतीश यादव द्वारा। और किस दिन को हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक मनाया जाता है। और पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया है। वह किस द्वीप के राजनेता थे? तो वो आयरलैंड के राजनेता थे। तो दोस्तों रुक जाते हैं, एक रह गया। लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी बेरूत है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि करंट अफेयर्स आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।